कितने मिनट हो गए? आज का बेटा टॉपिक हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दो टॉपिक हमने आज डिस्कस करने हैं। सेकेंड ईयर के हमारे जो चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे थे, चैप्टर वन के फर्स्ट के स्टार्ट से लेकर टॉपिक वाइज टेक्स्ट बुक की तरतीब से जो भी है मैडम उस तरतीब से लेकर पढ़ रही थी। आज से ऑनवर्ड जो है वो लेक्चर इंशाल्लाह मैं डिलीवर करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दो एक ही टॉपिक के लिहाज से दो है। पहले हम डिस्कस करने लगे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। पहले हम डिस्कस करने लगे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। इसके बारे में बेटा हम फर्स्ट ईयर में भी हमने चैप्टर वन में पढ़ा था, जब हमने आयन की बात की थी कि कैट आयन की फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। और फर्स्ट ईयर के चैप्टर सिक्स में जब हम थ्योरीज पढ़ते थे ऑक्टेट के हवाले से, तो वहीं पर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को वहाँ पर भी डिस्कस किया था। तो सेकेंड ईयर में हमारे पास इन टॉपिक्स का ओवरव्यू है। आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी yes. The minimum amount of energy minimum amount of energy required to remove electron के बाद हम कह रहे थे मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outer most shell of an isolated of an isolated gaseous atom in its ground state। ये हम सिंपली इसे डिफाइन करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इसे आई डॉट ई में लिखा जाता है, या इसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा था, उसी वाले से भी तो हम इसे कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन भी हम लिख देते हैं फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी जब किसी भी एलिमेंट को उसका बॉन्ड ना बना हो, आइसोलेटेड का मतलब हम कहते हैं कि वो अलग थलग हो, उसका किसी से बॉन्ड ना बना हो, दूसरा वो गैसियस स्टेट में हो जहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती हैं और एक एटम दूसरे से बहुत दूर होता है, और थर्ड बात कि वो ग्राउंड स्टेट में भी हो, जिस तरह हम कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ते हैं, अभी सेकेंड ईयर में भी हम पढ़ चुके हैं।
तो कार्बन में जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2z में जाता है। तो यहाँ पे वो एक्साइटेशन स्टेट की हम बात नहीं करेंगे, पहले वाली ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे। तो कोई भी एलिमेंट खासतौर पर आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो ये मेटल एटम्स के लिए होता है कि मेटल एटम्स हों, और मेटल जो कि मोस्टली सॉलिड स्टेट पे होते हैं उनको पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाए, अलग थलग हों, उनका किसी से बॉन्ड ना बना हो, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, एंड ऑन, उसमें इलेक्ट्रॉन है। इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इसे ओवरकम करने के लिए, इसे तोड़ने के लिए जब हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो हमें इस एनर्जी को ओवरकम करना है। जब हम इस एनर्जी को ओवरकम करेंगे तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास कैट आइन बनता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे मशहूर एग्जाम्पल सोडियम की। सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में है, जब ये गैसियस स्टेट में हो, जैसे कि हमने ऊपर जिक्र की, तो इसके आउटर मोस्ट शेल से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा। इस वक्त इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और 11 ही इसके पास प्रोटॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एटॉमिक नंबर इसका अब भी 11 है, 11 है, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 10, बट प्रोटॉन इसके पास 11 ही रहते हैं। तो प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। ये बिल्कुल इसी तरह है, और इसे रिक्वायर्ड करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और इसके लिए वो वैल्यू है पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस से हमने रिक्वायर्ड के हवाले से बात की, 496 किलो जॉउल पर मोल। जब भी हम बात करेंगे पर मोल के लिहाज से हम बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट पेज। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में, ये हमारा इंट्रो था, हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास अगर हम इसकी टाइप्स का जिक्र करें तो हम टाइप्स में कहते हैं हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। जैसा कि हमने ऊपर बात की, आउटर मोस्ट शेल से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, अब किसी मेटल एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक लूज करेगा। जैसे ग्रुप नंबर 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने मिसाल दी थी सोडियम की, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अगर हम ग्रुप नंबर 2A की बात करें, उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और पॉजिटिव 2 कैटाइन बनाएंगे। और अगर हम ग्रुप नंबर 3 की बात करें एल्यूमिनियम के हवाले से, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और +3 बनाएंगे। तो इसी तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड थर्ड के लिए हम उसके जिक्र करते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 की एक मिसाल लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 में मैग्नीशियम है। जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पहले मैग्नीशियम न्यूट्रल से मैग्नीशियम कैट आयन में जाएगा, और रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो चाहिए होती है 738 किलो जाउल पर मोल। ये पॉजिटिव के अंदर रहेगी, और यूनिट वही जो हमने स्टार्ट में बात की, किलो जाउल पर मोल, यानी हम 1 मोल के हवाले से बात करेंगे। और जब हम इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाते हैं तो ये पहले कैट आयन बन चुका होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी पहले से 2 गुना चाहिए, क्योंकि पहले देखें इसका एटॉमिक नंबर था बेटा 12, 12 ही इलेक्ट्रॉन और 12 ही प्रोटॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अब इसके पास प्रोटॉन तो 12 हैं, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन इसके पास अब 11 है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक प्रोटॉन को लुक आफ्टर कर रहा है तो 12th प्रोटॉन तो सबको निगरानी करेगा। बिल्कुल उसी तरह अगर हम सिफारिश करने के लिए एक बंदे को पैसे देने पड़ते हैं, दो बंदों को पैसे देने पड़ेंगे, एक जो उस इलेक्ट्रॉन को देखेगा और एक नेक्स्ट जो ओवरऑल सबको देख रहा होगा। तो इस मैग्नीशियम कैटायन से जब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमें पहले से 2 गुना 3 गुना एनर्जी देनी पड़ेगी, और अमूमन पहले से मोस्टली केसेस में हमारे पास एनर्जी होती है 2 गुना। तो 738 का अगर हम डबल करें तो राउंड अबाउट हमारे पास बनेगा 1451, 1451 किलो जॉल पर मोल।
और अगर हमें किसी को यहाँ पे मैं वैलेंसी का एनर्जी देगा, हम एंड में इसका जिक्र करेंगे, अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी पहले से कई गुना, अगर 2 गुना चाहिए होते तो हम कहते हैं ठीक है सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। बट अगर पहला 700 है और दूसरे के लिए हमारे पास 7000 आ रहा हो, यानी पहले से कई गुना ज्यादा रेफरेंस आ रहा हो, तो हम वहां पे कह देते हैं कि इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। ये आयोनाइजेशन एनर्जी हमें वैलेंसी का भी हिंट देगा। हम एंड में इसकी एप्लीकेशन के हवाले से इंशाल्लाह इसका जिक्र करेंगे। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, और बेटा एक तवज्जो इसी पर करते रहे, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिल्कुल इसी से रिलेट करता है तकरीबन तमाम बातें। तो यहाँ पे हमारे पास अमूमन ऑप्शन आता है, तो हम कह देते हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट ज्यादा होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, या सेकंड आईपी वैल्यू भी इसे हम कहते हैं, इसी तरह वो ज्यादा होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में। बिकॉज जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो न्यूट्रल एटम, जब सेकंड निकालने करेंगे तो मोनो पॉजिटिव कैटायन, जब अगेन निकालने जाएंगे तो डाई पॉजिटिव कैटायन। तो इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ती जाएगी प्रोटॉन की रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, बिल्कुल इसी तरीके से। तो थर्ड की वैल्यू हाईएस्ट होगी सेकंड से, सेकंड की हाईएस्ट होगी फर्स्ट से। जिस तरह हम इस केस में देखते हैं कि मैग्नीशियम में सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी पहले से तकरीबन 2 गुना चाहिए। नेक्स्ट बेटा जी हम इसकी बात करेंगे फैक्टर्स के हवाले से, और उन्हीं फैक्टर्स को फिर हम जो है पीरियोडिक टेबल में इसके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो हम सिंपल कह देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, या दूसरा नाम हमने स्टार्ट में बात की, अक्सर इसी नाम से भी आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हमारे पास डिफरेंट फैक्टर हैं। सबसे पहले हम बात जिक्र करेंगे एटॉमिक साइज की, हम इसी चैप्टर में स्टार्ट में पढ़ के हैं एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज, और इसी तरह आयनिक रेडियाई भी पढ़ के हैं। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में मूव करते हैं तो हर नेक्स्ट मेंबर में एक शेल का इजाफा होता है, यानी पहले में एक शेल है, दूसरे में 2 शेल हैं, तीसरे में 3 शेल हैं। तो उसका साइज पहले के मुकाबले में अगर हम डाउनवर्ड मूव करें तो साइज हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है, बिकॉज हर नेक्स्ट मेंबर में एक शेल का इजाफा होता है। और जब साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर वीक होती जाती है, बिकॉज इंटरविनिंग जो सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जान के आए हैं। तो अब जितना शेल का साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, हम देखें जो काम आसान हो तो उसमें हमें पैसे कम देने पड़ते हैं, इस तरह बिल्कुल इसी तरीके से जहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी होगा वहां पे हमें एनर्जी कम से कम देनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं जैसे जैसे टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो वैलेंस शेल पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है। जब अट्रैक्शन कम होगी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा, और जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है बेटा जी। ये फैक्टर्स को भी मैं पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को भी इसी के साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हम ग्रुप में इस हवाले से बात करते हैं टॉप टू बॉटम जब भी हम जिक्र करें तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। तो मैं फैक्टर्स और इसी के साथ जो इसका ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, यानी ग्रुप में और पीरियड में, उसे भी साथ साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ फैक्टर्स के साथ ही। तो अगर हम इसे सिंपली लिखें तो हम लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इसका ताल्लुक होगा इनवर्स, बिकॉज जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। दूसरा फैक्टर है हमारे पास बेटा जी न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, या हम इसे सिंपल
प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद। तो बेटा जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर उसकी अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, और जब उसकी अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बेटा जी। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बेटा जी, हाई होती जाएगी। एंड हम कह देते हैं वाइस वर्सा, यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। बिकॉज न्यूक्लियस में जैसे हमने अभी बात की थी प्रोटॉन मैग्नीशियम के केस में, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद, जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाएगी, निगरानों की तादाद बढ़ती जाएगी एक ही क्लास के अंदर, तो बच्चों पर उनकी अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी, बच्चे फिर आवारा नहीं घूमेंगे, चीटिंग भी नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाता है, वो आवारागर्दी नहीं कर सकता, उसको निकालना भी मुश्किल होगा। जब काम मुश्किल हो तो वहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं, तो हमारे पास एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसी के लिहाज से कम होगी। तो इसमें अगर हम देखें तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन बनता है। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड फैक्टर उसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं अभी ऊपर इसका डिस्कस कर चुका हूं जब हम ग्रुप का फैक्टर कर रहे थे कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सेंटर में शेल की तादाद जितनी बढ़ेगी, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद जितनी बढ़ेगी, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन उतनी कम होगी। जब अट्रैक्शन उतनी कम होगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ईजी होगा। जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होगा तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसके साथ भी इसका ताल्लुक क्या है बेटा, इनवर्स ताल्लुक है। इस तरह और इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे हम पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन मेजर ये फैक्टर हैं जिनकी बात पर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ग्रुप में देखें, ग्रुप में ट्रेंड के हवाले से, तो इनमें से तीन फैक्टर के साथ इसका ताल्लुक है इनवर्स, यानी एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, वो चाहता है आयरन एनर्जी डिक्रीज हो। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, वो चाहता है कि आयरन एनर्जी इंक्रीज हो। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से आयरन एनर्जी को डिक्रीज होना चाहिए। अगर हम जमहूरियत के लिहाज से बात देखें तो दो फैक्टर आयरन एनर्जी को डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो एक इंक्रीज करना चाह रहा है। तो हम ग्रुप में बात करते हैं, जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। उसमें क्या होती है बेटा जी, डिक्रीज। ओवरऑल हम इन्हीं तीन ही फैक्टर को डिस्कस करना होता है। चौथा, इसके बाद हम जिक्र करते हैं डिफरेंट फैक्टर हमारे पास। एक को हम कहते हैं बेटा जी पेनिट्रेशन इफेक्ट, और नंबर 5 है स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल। स्टेबिलिटी ऑफ सब शेल की हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में हमने क्वांटम नंबर में पढ़ा हुआ है, शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट एक ही चीज के नाम है, सब शेल अलग है और ऑर्बिटल डिफरेंट चीज है। पेनिट्रेशन इफेक्ट में हम क्या कहते हैं, हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ के आए हैं। तो वहां पे हमने जिक्र किया था कि एफ का शील्डिंग इफेक्ट जो बहुत पुअर होता है। जब एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, वही न्यूक्लियस की ताकत वो बाहर जाने से रोक नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है कि खाली शीशे की अगर दीवार है तो टीचर 2 क्लासों को 3 क्लासों को भी देख सकता है। अगर सामने दीवार सीमेंट की बना दी, ना वो देख सकता है ना सुन सकता है। अगर दीवार का क्राइटेरिया हम डिफरेंट लकड़ी के बना दें तो देख तो नहीं सकता, लेकिन उसे आवाज आ रही है। हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो डिफरेंट सब शेल के भी डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो एस के बारे में कहा जाता है कि एस न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, पी थोड़ा सा और दूर होता है, डी थोड़ा सा और दूर होता है, और एफ न्यूक्लियस से थोड़ा सा और दूर। अब जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर उतनी ज्यादा, यानी जो बल्ब के पास जितना करीब बैठेगा उससे रोशनी उतनी ज्यादा। जो टीचर के साथ पहली दूसरी चेयर पे बच्चे बैठना चाहते हैं तो टीचर को अंदाजा हो जाता है हाँ भाई इनका पढ़ने का मूड है। जिन्होंने एंड में छुप कर बैठना होता है उन्होंने पढ़ना ही नहीं होता, चीज को समझना ही नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब रहते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल है। तो हम कहते हैं कि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ग्रेटर है पी के मुकाबले में, पी का ग्रेटर है डी के मुकाबले में, डी का ग्रेटर है एफ के मुकाबले में। और एस की शेप भी स्फेरिकल होती है, हम पढ़ चुके हैं, पी डम्बल है, डी डिफ्यूज है, और एफ की शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, अब किसी एलिमेंट के
एटम से अगर हम s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी आयन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी बनिस्बत उसके जिसका इलेक्ट्रॉन हम p से निकाल रहे होंगे। इस तरह p वाले की आयन एनर्जी ज्यादा होगी उसके बनिस्बत जिसका इलेक्ट्रॉन हम d से निकाल रहे होंगे, एंड सो ऑन। थर्ड फैक्टर जो मैंने डिस्कस किया है बेटा जी, स्टेबिलिटी ऑफ द सब शेल। अब देखिए अगर हमारे पास s है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, s की तीन कंडीशन है, या ये S0 हो सकता है, या S1 हो सकता है, या फिर ये S2 हो सकता है, यानी एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे सिरे से, अगर है ही नहीं। वन है तो हाफ फील्ड, टू है तो फुल फील्ड। अगर हम P की बात करें, अगर हम P की बात करें, P में 6 कंडीशन है, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। अब 3 को अगर हम बात करें तो 3 है हाफ फील्ड और 6 है फुल फील्ड। इस तरह 1 भी क्या है, हाफ फील्ड, और 2 क्या है, फुल फील्ड। तो स्टेबिलिटी ये कहती है अगर किसी सब शेल हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, उस वक्त उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। अगर हम इस कंडीशन में उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी बंदे स्टेबल हैं। एस का मतलब है कि एक हम जिस तरह अफबाउ प्रिंसिपल, पालीज एक्सक्लियन रूल और हुंस रूल चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, और तीनों बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं कि अगर हमारे पास सब शेल अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन को अलग-अलग रखना पसंद करते हैं, और एक ही शेल में अगर दो हैं तो मतलब वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं। P3 का मतलब है कि 3 बंदे अलग-अलग रह रहे हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। P6 का मतलब है 6 पेयर है, एक दूसरे के इफेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जब उनकी कंडीशन स्टेबल हो, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, उस वक्त उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बानिस्बत दूसरी कंडीशन के। अगर हम P को देखें, P1, P2, P4, P5, तो इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पार्शियली फील्ड। तो पार्शियली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कंडीशन ऑफ द सबशेल। और सबशेल ऑर्बिटल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने बात जिक्र की थी सिर्फ एस के हवाले से। एस को हम सबशेल भी कहते हैं, एस को ऑर्बिटल भी कहते हैं, बिकॉज चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। क्वांटम नंबर में ये मजीद नहीं टूटता, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसकी एक ही लाइन स्पेस एक ही रहती है स्पेस के अंदर। तो एस सबशेल भी है, ऑर्बिटल भी है, बट पी सबशेल है। और ये जो हम P1, P2, P3, P4, P5 या P6 लिख रहे हैं, इन्हें हम ऑर्बिटल कहते हैं कि किसी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और P में 3 कंडीशन होते हैं, PX, PY, PZ। तो PX का मतलब है, यानी अगर हम इनके 3 पेयर बनाए, PX, PY, PZ, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन के लिहाज से बात की थी। उसमें हमारे पास ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें 3 होते हैं, और ग्रुप के फैक्टर को भी हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पेज इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इफेक्ट इन पीरियड, पीरियोडिक ट्रेंड में, पीरियड में। पीरियड हम किस तरीके से पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। जब हम किसी चीज को पीरियोडिक टेबल में स्टडी करते हैं तो उस टर्मिनोलॉजी को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नाम देते हैं पीरियड का। और हमें पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, और पीरियड नंबर का मतलब है शेल नंबर। जिसके पास जितने पीरियड हैं उतने ही शेल हैं। अब अगर हम किसी भी पीरियड में मूव करें हॉरिजॉन्टली तो शेल रिमेन सेम, शेल रिमेन सेम, शेल तब्दील नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट की कोई औकात पीरियड के अंदर नहीं होती जब शेल सेम रहता है। हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, आउटरमोस्ट शेल वही है। अगर दूसरा है तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तीसरा है तो तीसरे में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसी तरतीब से। तो इसमें हमारे पास फैक्टर सारे के सारे वही हैं जो हमने अभी स्टिल डिस्कस किए, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो जब हम पीरियड में किसी शेल में मूव करते हैं तो साइज कम होता चला जाता है किसी भी एलिमेंट के, एटम का। पीरियड में अगर हम देखें तो हम एग्जाम्पल के तौर पर हम सेकंड पीरियड को लेते हैं, जिसमें हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन है। सेकंड पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड पीरियड में हमारे पास ये एलिमेंट है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, नियॉन का है 10, इस तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ऑनवर्ड बढ़ता जा रहा होता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस में इतने प्रोटॉन है और आउटर में शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अब इन सब में शेल सेम रहता है, शेल चेंज नहीं होता। जब शेल सेम रहता है तो शील्डिंग इफेक्ट की कोई औकात की बात नहीं होती। दूसरा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक ही कमरे में
10 स्टूडेंट बैठे हुए थे, एक टीचर था, हमने 2 स्टूडेंट और बिठा दिए, एक टीचर भी और ले। 4 स्टूडेंट और बिठा दिए, एक टीचर भी और ले। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं, बट वहां पे टीचर्स की तादाद भी बढ़ रही है, तो बच्चों पर उनकी इन्विजिलेशन स्ट्रांग होगी, बच्चे चीटिंग का सोच ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जब एक ही शेल के अंदर प्रोटॉन में न्यूक्लियस की तादाद बढ़ रही हो, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, एक ही कमरे में बच्चे भी बढ़ रहे हैं, टीचर भी बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो खिंचकर न्यूक्लियस के करीब आ जाती है, यानी अब हर बच्चा हर टीचर के करीब होगा, तो हर एक की निगाह में आ जाएगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है विद इन द सेम शेल। जब शेल सेम रहे, पीरियड में शेल सेम रहता है, पहले इस चीज को क्लियर करना है। शील्डिंग इफेक्ट इसमें कोई नहीं होता, उसकी कोई औकात नहीं है शील्डिंग इफेक्ट में, क्योंकि बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट सेंटर वाली दीवारें हैं। जब एक के बाद दूसरा तीसरा कमरा हम शेल बनाते जाएंगे, तो सेंटर में जो दीवारें आती जाएंगी, जब यहाँ पे दीवार सेम रहेगी, यानी अगर इसके स्टार्ट में एक दीवार तो एंड तक वही एक ही दीवार सेंटर में रहनी है। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब इलेक्ट्रॉन पर बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन खिंचकर न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, साइज डिक्रीज हो जाता है। जब साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पर बढ़ेगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो, काम मुश्किल हो, तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो पीरियड में फिर हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं। ग्राफ में हमारे पास एक्सेप्शनल कुछ बिहेवियर दिए हैं, उसे भी डिस्कस करना होता है। और एप्लीकेशन में अगर हम जिक्र करें, तो हमें बहुत सारी बातों का बताता है। एप्लीकेशन में सबसे पहली बात हमें वैलेंसी का हिंट देता है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर फर्स्ट या सेकंड आयन एनर्जी में गैप है तो हम कहेंगे फर्स्ट वैल्यू, अगर सेकंड या थर्ड में ज्यादा गैप है तो हम कहेंगे इसकी 2 वैलेंसी है, तो वैलेंसी का अंदाजा देता है। दूसरा, मेटल है या नॉन मेटल है। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उनके लिए आयन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उनके लिए आयन एनर्जी की वैल्यू इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। इस तरह डिफरेंट पैरामीटर इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं, जस्ट उसे भी बेटा रीड कर लीजिएगा। ओके जी।